कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कौन है आपके लिए वो इंस्पिरेशन जिससे प्रभावित होकर आपने इस करियर को चुना? कब आप और बच्चियों के लिए, ताकि वो समय रहते अपना इंटरेस्ट पहचान कर अपने लिए एक सही करियर का चुनाव कर सके। इस प्रोफेशन में आने के लिए कौन सा ऐसा अध्ययन या स्टडी, ऐसा प्रोग्राम जरूरी है ताकि कुछ महिलाएं और बच्चियां जो वाकई उनका ये इंटरेस्ट हो इसमें, वो भी उस प्रोग्राम को फॉलो कर इस प्रोफेशन में आ सके। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का, और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का। भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से, या फिर एक स्टूडेंट से। जानेंगे उनके मन की बात। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। धन्यवाद। नमस्कार, भारत की बेटी प्रोग्राम के एक और एपिसोड में मैं दीपशिखा आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में है एक ऐसी मेहमान जिन्होंने मास्टर्स किया है सोशल वर्क में। कुछ साल उन्होंने दिए हैं अपने एनजीओस को, जहां पे बहुत से अहम मुद्दे, जिनमें से चाइल्ड एजुकेशन और यूथ एम्पावरमेंट जैसे जो अहम मुद्दे हैं, उनको उठाया है। फिलहाल शी इज एन एंटरप्रेन्योर एंड डीलिंग विद इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स। तो आइए बातचीत करते हैं निधि जी से और कुछ सवाल जवाब के जरिए जानने की कोशिश करते हैं उनके मन की बात और उनके एक्सपीरियंसेस। निधि जी, वी वेलकम यू ऑन द शो। नमस्कार, थैंक यू भारत की बेटी प्लेटफॉर्म जिसने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे एक भाग बनाया, एक पार्ट बनाया। और मैं सबसे पहले उन सभी महिलाओं का थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो अब तक भारत की बेटी के साथ जुड़ी है और उन्होंने और लोगों को एक नई उम्मीदें दिलाई हैं। और मैं जो अब आई हूँ और अब आने वाली और भी महिलाएं जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगी और कितनी महिलाओं को, कितनी बच्चियों को वो एक उम्मीद देंगी, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच निधि जी। आप जैसी महिलाएं जो कि लाइफ में आगे बढ़ने का जिन्होंने जिम्मा उठाया हुआ है और बहुत से समाज के लिए भी अच्छे काम कर रही हैं, सिर्फ इसी की बदौलत हमें थोड़ी प्रेरणा मिली है कि हम कुछ कर सकें, अपना कुछ योगदान दे सके ऐसी महिलाओं और बच्चियों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना समय निकाला और आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं। निधि जी, मैंने थोड़ा तो जितना मुझे पता मैंने बताया कि आपने अपना मास्टर्स किया है सोशल वर्क में। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में और अपने से जुड़ी और जो बातें हैं वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जरूर। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम निधि शर्मा है। मैं फरीदाबाद में रहती हूँ और मैं अभी अपने मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ। हम 2 सिस्टर्स हैं। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी ब्रॉड एंड ब्रॉट अप मेरा कानपुर शहर में हुआ है। मैंने केंद्रीय विद्यालय आईटी कानपुर से स्कूलिंग करी है। बस 12वीं क्लास में आते ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कानपुर के लिए अब मेरी जो अवधि है, जो समय है, वो खत्म हो गया है। मुझे शहर से थोड़ा आगे जाना चाहिए। तो मैं दिल्ली आई। दिल्ली में मैंने बीए किया। बीए करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो है जो मुझे करना चाहिए अलग, जो मेरे को अभी तक मैंने किया नहीं है। वो उसका एक जो एम्प्टीनेस था वो तब भी था मेरी लाइफ में। मास्टर्स इन सोशल वर्क किया, फिर मैंने कुछ साल एनजीओ के साथ काम किया। एनजीओ के साथ काम करते करते के साथ साथ मैंने बीएड भी किया है और थोड़ी अपनी रुचि के लिए मैंने डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग भी किया है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने अलग अलग पड़ाव में महसूस करी कि मुझे करनी चाहिए, तो मैंने उसको करना जरूरी समझा और फिर मैंने उसको आगे परस्यू करने की कोशिश की। एज आई कैन सी यू, आप इतनी यंग हैं और जैसा आपने बताया कि आप इतना कुछ जो है अपनी अब तक की जिंदगी में आप इतना कुछ कर चुकी हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। निधि जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, जैसे आपने मास्टर्स किया सोशल वर्क में, तो अगर हम शुरुआत करें तो कुछ बच्चियां या महिलाएं जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, तो थोड़ा सा इन्हें हम चाहेंगे कि आप उन्हें बताएं कि क्या है मास्टर्स इन सोशल वर्क, किस तरीके से इसमें एंटर किया जा सकता है और आगे जाके क्या क्या जो अपॉर्चुनिटीज हैं इसको करने के बाद आपके सामने आ सकती हैं।
अच्छा, देखिए, जब मैंने अपना 12th किया था, तो 12th में मेरे पास जो सब्जेक्ट्स थे वो ह्यूमैनिटीज़ था। इसके पीछे भी एक छोटी-सी स्टोरी थी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, वो ये समझे कि ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कमज़ोर बच्चों के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने जब 10th पास किया तो मेरे 76% मार्क्स थे। जनरली सब सोचते हैं कि 70% से ऊपर नंबर हैं तो बच्चा या तो साइंस लेगा या फिर कॉमर्स लेगा। उस पूरे स्कूल के इतिहास में मैं पहली ऐसी बच्ची थी जिसने ये बोला था कि नहीं, मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है। टीचर सबने बोला कि अरे अब तुम क्यों ले रही हो? मैंने बोला मुझे ना तो मैथ्स में इंटरेस्ट है, ना मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, तो कॉमर्स में आना और साइंस में जाना कोई मेरे मतलब का नहीं था। जब मैंने ह्यूमैनिटीज़ किया तो मेरे पास सब्जेक्ट्स अलग-अलग प्रकार के थे, जैसे इंग्लिश था, हिंदी था, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए, जो सभी को आने चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो। और उसके बाद मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा, साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ा। अब का समय थोड़ा बदल गया है, अब जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट है, उसमें सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो अब इंक्लूड किया गया है 2010 के बाद। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जब अगर बच्चे ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट जी। करते हैं, उससे क्या होता है कि आप साइंस और मैथ्स में अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनिटली बच्चियों को जाना चाहिए साइंस और कॉमर्स में। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में आने के बाद लोगों का ना विचार खुलता है और ब्रॉड होता है, सोसाइटी को देखने का सिस्टम और ब्रॉड होता है, क्योंकि इसमें आप अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप आते हैं तो आप सोसाइटी से कनेक्ट होते हैं, आपको पता चलता है किस तरह से सोसाइटी चली, इवॉल्व हुई, कैसे वो बदली, क्या उसकी समस्याएं हैं, और जहां समस्याएं हैं वहां उसका सोल्यूशन जरूर है। तो एक अच्छी बिल्कुल। चीज होती है जब आप अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो आप बेसिकली आप ह्यूमैनिटीज अगर करते हैं, उसके बाद आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करिए, जरूरी नहीं है कि आपको बैचलर्स इन सोशल वर्क करना है, उसी के बाद आप मास्टर्स इन सोशल वर्क कर पाएंगे। जैसे मैंने बैचलर्स इन आर्ट्स किया किरोड़ीमल कॉलेज से, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने बीएसडब्ल्यू किया तभी मैं एमएसडब्ल्यू कर पाई। तो आपका चॉइस है। सोशियोलॉजी पढ़ते-पढ़ते अगर आपको खूब इंटरेस्ट आता है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि बच्चियाँ बीएसडब्ल्यू से करें, क्योंकि वो आपके बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप सोसाइटी से और जल्दी कनेक्ट होते हैं। अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप बैचलर्स इन सोशल वर्क करते हैं और मास्टर्स इन सोशल वर्क करते हैं, तो किसी भी कॉलेज से करें, चाहे आप इग्नू से क्यों ना करें, या फिर आप डीएसएसडब्ल्यू दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से क्यों ना करें, या फिर एमिटी से क्यों ना करें, जहाँ से मैंने किया। लेकिन हर ये दिल्ली की बात होगी, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, टिस्क है, बहुत अलग-अलग कॉलेजेस हैं जो अब सोशल वर्क जैसा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं अपने करिकुलम में और उसको ऑप्ट करने के लिए लोगों को चांसेस दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जब आप सोशल वर्क करते हैं, यानी बैचलर्स या फिर मास्टर्स, तो हफ्ते के अगर 5 दिन होते हैं तो 3 दिन आप पढ़ते हैं, 2 दिन आपको एनजीओज़ के साथ उसी समय कनेक्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली आपका जो ट्रेनिंग पार्ट है, सोशल वर्क का और सोसाइटी को ग्राउंड लेवल पे समझने का, वो वहीं पे चालू हो जाता है। तो मेरे साथ अच्छी चीज़ ये थी कि जब मैंने अपने एनजीओज़ में काम किया, तो उससे पहले मुझे ट्रेनिंग ज़रूर मिल चुकी थी। जैसे मैंने मास्टर्स किया था जब एमिटी में, तो 3 दिन हम पढ़ते थे, 2 दिन हम अलग-अलग एनजीओज़ के साथ हमारा टाई अप होता था, जिसमें हम एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ ट्रेनी वहाँ जाते थे और अच्छे से उस सब्जेक्ट को, उन अलग-अलग डेवलपमेंट क्षेत्रों को समझने की कोशिश करते थे। तो ये चीज़ अच्छी होती है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और बुकिश नॉलेज दोनों एक साथ मिलती है सोशल वर्क में। तो आपको हेल्प मिलता है जब आप आगे इसको जॉब के लिए परस्यू करते हैं। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपका अपना इंटरेस्ट भी था, किसी ने आपको प्रेशराइज़ नहीं किया, जब आपने ये सोचा कि आपको ये करना है, आपको ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लेना है, क्या परिवार की तरफ से भी या माता-पिता की तरफ से कुछ ऐसे क्वेश्चन्स भी दिमाग में आए होंगे उनके भी कि ये ही क्यों लेना है? और अगर आप ये करना चाहती थी, तो उसके पीछे क्या ऐसी कोई मोटिवेशन थी या कोई प्रेरणा थी आपके सामने जो आप इसी स्ट्रीम में आना चाहती थी? प्रेरणा तो नहीं, मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस कहूँ या फिर कुछ ऐसे एपिसोड्स कहूँ मेरी स्कूल लाइफ में, जिसने मुझे हमेशा ये सोचा कि हमें दूसरे को नीचा करना या फिर दूसरे को इंफीरियर फील कराना बहुत आसान होता है। लेकिन या तो फिर इंसान सेल्फ मोटिवेटेड हो, जो अब मैं हूँ, पहले नहीं थी, और या फिर आपके पास कोई बहुत मोटिवेशनल आपके या तो पेरेंट्स हों या आपका पीयर ग्रुप हो या फिर सोसाइटी हो जो आपको हमेशा पंप करने की कोशिश करे। जी। तो बहुत बार ऐसा होता था मेरे स्कूल के दौरान में, जब तक मैं 10th में थी, तो अलग-अलग तरीके के इंफीरियर कॉम्प्लेक्सेस होते थे पीयर ग्रुप के, और बहुत इंफीरियर फील करा करती थी मैं खुद को। 10th तक आते-आते मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इंफीरियर फील कर रही हूँ खुद को, तो इसका मतलब या तो मैं इन जैसी नहीं हूँ या फिर ये मेरे जैसे नहीं है। तो मुझे
खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं खुद के लिए नहीं लूंगी तो मेरे पेरेंट्स भी शायद मेरी उस बात को ना समझ पाए और वो भी मेरा साथ ना दें। पर मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने ना तो मुझे ह्यूमैनिटीज करते वक्त ऐसा कहा कि तुम ये क्यों ले रही हो, तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए, ये तो वो बच्चे लेते हैं जो कमजोर होते हैं, क्या करोगी इसको पढ़ के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और जब सोशल वर्क जैसा आया तो मेरे पूरे परिवार में ही ऐसा कोई नहीं था जिसने सोशल वर्क जैसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा हो। बहुत सारे लोगों के मन में आया था, अरे इसको क्यों सोशल वर्क करा रहे हो, ये क्या करेगी, सोशल वर्क में पैसा नहीं होता, जॉब नहीं होती, सोशल वर्क से क्या होता है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो मेरे लिए ना उस चैलेंज को ये समझाना बहुत जरूरी था कि किसी को केवल कपड़े दे देना या किसी को केवल खाना देना सोशल वर्क नहीं है। लेकिन सोशल वर्क वो है कि हम किसी को इस काबिल बना दे कि वो अपने लिए कपड़ा खुद पहन पाए और अपने लिए खाना खुद खा पाए। तो वो जो ट्रांजिशन था वो बहुत जरूरी था। मुझे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत जरूरी है लोगों को बताना कि सोशल वर्क ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट हुआ करते थे लेकिन अब जरूरी है कि लोग एक दूसरे को मोटिवेट करें, उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करें। तो ये चीज बहुत अच्छी रही मेरे ट्रांजिशन पीरियड में। मेरे आधी लड़ाई में वहीं जीत गई थी जहां पे मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया। फिर तो क्या था, फिर तो था कि आप उठो और चलो आगे, सोसाइटी है। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप आधी जंग जीत जाते हैं तो अगली जंग जीतने की आपको और मजबूती मिल जाती है, आपको और रास्ते मिल जाते हैं। जी, बिल्कुल। और इसी से ही मैं ज़रूर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस आपके अंदर थे या आप उतनी शायद कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने उस समय में। तो जब आपने कानपुर शहर शहर से दिल्ली जैसे बड़े शहर में आने का सोचा, तो क्या वो आपके लिए आसान था? और क्या उस वक़्त क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? ये भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। अ, मुझे ना खूब मजा आता है इन सब चीजों को बताने में, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी मेरी ये कहानी या फिर मेरी ये चीजें इसीलिए सुने और वो ये सोचे कि मैं एक सॉफ्ट स्टोरी सुना रही हूँ, एक लूसी स्टोरी सुना रही हूँ जिसमें लोगों को ऐसा लगे कि अरे ये तो बेचारी है, फिर इसने मोटिवेट किया। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कहीं से भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक टाइम ऐसा होता है जब आप बहुत कमजोर फील करते हो तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत ही हताश और बहुत ही निगेटिव फील करते हो। तो ऐसा बहुत बार हुआ करता था स्कूल में, जैसे हम गेम्स खेला करते थे तो मेरे रंग के लिए या फिर मेरी चीजों के लिए मुझे एक छोटी सी बीमारी है जिसको हम न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कहते हैं, जिसमें आपके चेहरे पे फ्रेकल्स होते हैं जो अंग्रेजों के होते हैं। लेकिन इंडिया के जैसे देश में लोगों को ऐसा लगता है अरे इसको क्या हो गया, अब इसके साथ क्या होगा, अब इसकी शादी कैसे होगी, ये आगे कैसे पढ़ेगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के दिमाग में। उसी दिमाग के क्वेश्चन की वजह से बच्चों के अंदर, उन्हीं के बच्चों के अंदर बहुत अलग अलग तरह के विचार आते हैं। तो वो खूब गाना गाते थे कि जा चारी जहाँ काली कहुई नाली में मुंह धो के आ, क्योंकि मेरे चेहरे पे दाग हुआ करते थे बहुत सारे, अभी भी हैं, कैमरे की वजह से नहीं दिख रहे होंगे ज्यादा। तो क्या होता था, ऐसे अलग अलग तरीके के एपिसोड्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो मुझे यही लगता था कि या तो मैं स्कूल में पढ़ाई करना छोड़ दूं, फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर छोड़ दूंगी तो इसमें मेरा ही नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं। मैं अगर वहां पढ़ रही हूँ तो भी उनका कोई फायदा नहीं, और मैं अगर वहां से छोड़ दूंगी तो भी उनका कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये सब चीजें अगर मैं अपनी लाइफ में डिसाइड करूंगी कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे डर लग रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरे लिए नुकसान है। बस में जाती थी तो मुझे खड़ा कर देते थे कि तुम मेरा बैग भी पकड़ो, तुम अपना बैग भी पकड़ो। तो ऐसा बहुत अलग अलग, और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी बच्चियां अभी भी हैं, क्योंकि मैंने एनजीओ में बहुत सारी बच्चियों को देखा है जी। जो मेरे साथ आके अलग अलग विचार शेयर किया करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं होता, ये सभी के साथ होता है। तो मैं उनको यही बोलती थी कि तुम्हें तुम्हारी मजबूती लाना बहुत जरूरी है, इससे तुम मोटिवेट होगी, क्योंकि अगले का जो काम है वो कर रहा है, उसमें गलत है सही है मैं उसको जज नहीं करूंगी, लेकिन तुम जो कर रहे हो तुम्हें वो करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो तुम्हारे लिए जरूरी है। ऐसे ही स्कूल में जब निकली 10th तक आई तो मुझे, जब मैंने आपको जैसे बोला कि मेरे को लगा कि नहीं मैं तो साइंस और मैथ्स तो नहीं पढ़ सकती, तो मैंने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट किया। वहां चैलेंज ज्यादा नहीं था, थोड़ा चैलेंज था क्योंकि टीचर्स थे कि नहीं नहीं हम ऐसे दे नहीं सकते। तो मैंने बोला कि तो स्कूल का कहीं लॉ ही नहीं है कि आप बच्चे को उसका चॉइस का सब्जेक्ट नहीं दे सकते। तो वही चैलेंज था। वहां से थोड़ा आगे बढ़ी, 12th तक आई तो कानपुर जैसे शहर में अरे बच्ची आगे पढ़ने जाएगी, दिल्ली में लड़कियों की अकेली रहेगी। और मेरे पेरेंट्स
थोड़े ओपन माइंडेड थे। उनको ऐसा लगता था नहीं अगर बच्ची पढ़ना चाहती है तो हम उसको क्यों रोके, अगर वो उस मुकाम को हासिल कर सकती है, वहां जा सकती है, तो मैं उसको रेस में पहले से क्यों रोक दूं। बिल्कुल। चैलेंज था, कोई बात नहीं, मैं दिल्ली आई, मैं पढ़ी, पर तब भी चैलेंज था। दिल्ली में आने के बाद मेरे लिए पूरी 360 दुनिया चेंज हो गई थी। कानपुर शहर एक अलग शहर है, दिल्ली शहर एक बिल्कुल अलग शहर है। तो कानपुर जैसे शहर में 2007 में अपनी 12th को कंप्लीट करना और दिल्ली आना, अब तो फिर भी बहुत कानपुर डेवलप हो गया है, लेकिन 2007 की बात बिल्कुल अलग थी। 2010 में जब आप आते हो दिल्ली तो आपको ऐसा लगा कि मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। मुझे 3 महीना लगा एडजस्ट होने में, लेकिन मैं तब भी एडजस्ट नहीं हो पाई। मैं वापस चली गई। मैंने कहा पापा मैं नहीं पढ़ सकती। पापा कहते बेटा, अच्छा उनके अलग अलग तरीके मोटिवेशन लेवल्स थे मेरे पास। कहते हैं देखो बेटा अब तो पैसे भर दिए। मैं पैसों के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुआ करती थी, मुझे ऐसा लगता था पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो पापा कहते बेटा अब तो पैसे भर दिए, इस साल पढ़ लो, अगले साल छोड़ देना, कोई बात नहीं, एक साल तो पढ़ो। अच्छा मम्मी के अलग मोटिवेशन लेवल्स होते थे कि अरे तुमने कोशिश करी है, अब तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, हताश होके वापस कौन आता है, ठीक है तुम आती रहो, हम आते रहेंगे। तो अलग अलग तरीके के मोटिवेशन मुझे मिले मम्मी पापा से। दीदी से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला मुझे, अपनी खुद की सिस्टर से, उसने खूब लड़ा कि नहीं नहीं इसको जाना चाहिए। अगर कोई भी मेरे रिलेटिव्स भी बोलते थे तो कोई बात नहीं, वो चली गई, अब तो चली गई, अब क्या कर सकते, अब तो चली गई। तो अलग अलग पेरेंट्स के मोटिवेशन होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं। आधी तो लड़ाई आप वहीं जीत जाते हैं, जैसे मैंने कहा। बिल्कुल। तो दिल्ली में आने के बाद बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन हाँ धीरे धीरे ओवरकम किए मैंने उसको। फिर बहुत सारी लर्निंग्स रही दिल्ली में। दिल्ली में जैसे कि पापा ने मुझे शुरू से सेल्फ डेवलप और सेल्फ सस्टेनेबल रहने की कोशिश कराई है। वो क्या किया करते थे, वो मुझे पॉकेट मनी के तौर पे 5,000 रुपए दिया करते थे। नेक्स्ट मंथ में पहले वो 5,000 का हिसाब लेते थे मेरे से, और अगर मैंने हिसाब में कोई चूक करी होती थी तो उतने पैसे मुझे अगले महीने कम मिलते थे। अच्छा पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि देखो सबके पापा इतने पैसे दे देते हैं, मेरे पापा पैसे देते नहीं है, कैसे पापा हो आप। बहुत टाइम बाद मुझे 2 साल लग गए इस बात को रियलाइज होने में कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझे इसलिए नहीं किया कि मैं पैसे की वैल्यू केवल सीखूं, लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए किया ताकि मैं ऑर्गेनाइज बनूं, कमिटेड बनूं, अपनी चीजों को वैल्यू करना सीखूं, बहुत अच्छे से चीज को आगे लेके जा पाऊं। तो कुछ कुछ चैलेंजेस रहे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे। चीजें बदलती हैं, अच्छे के लिए भी बदलती हैं, गलत के लिए भी बदलती है। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं और आगे कैसे चलते हैं, इसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है। जी, बिल्कुल। और जब आप एक अंधेरे में से निकल कर आप रोशनी में आते हैं तो बिल्कुल ये सही बात है। हर एक के सामने अपनी अलग एक लड़ाई होती है, एक अलग अपना एक एम होता है और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन तकलीफों से जूझना भी खुद ही सीखना पड़ता है। कोई हमें सिर्फ मदद कर सकता है या मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन लड़ाई हमें अपनी खुद ही लड़नी पड़ती है। अ, ये बात तो निधि जी ये जैसे खुद की बात है ना, ये इसीलिए खुद जी, की जी, बात है ना, तभी ये इसीलिए। जी, बिल्कुल। और इसीलिए मैं चाहती थी कुछ ऐसी बच्चियाँ जो वाक़ई जिनके मन में ये डर है या कहीं फैमिली प्रेशर की वजह से जिनके सामने ऐसे कुछ जो अपना मनपसंद जो अपना या पैशन है उसको फ़ॉलो नहीं कर सकती या अपने मन की बात जो अपने माता-पिता तक नहीं कह सकती, ये आपकी बात जो है उन तक पहुँचे और उनमें हिम्मत आए आगे बढ़ने की और अपने लिए अपना सही मुकाम जो है वो चुनने की। अ, निधि जी जैसे हमने पढ़ा कि आप एट प्रेजेंट यू आर एन एंटरप्रेन्योर और आप इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो हैं और हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें डील करती हैं। तो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है मुझे और हम जानना भी चाहेंगे, इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएँ। बिल्कुल। जैसे अब मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं पार्टनर हूँ माइंड एंड ब्रांड में। माइंड एंड ब्रांड एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स और इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको बनवाते हैं, उनको अपने गोडाउन में, अपने वर्कशॉप पे लोगों के साथ मिलकर उनको डेवलप करते हैं। अलग अलग शहरों में जहां जहां के हैंडीक्राफ्ट फेमस हैं वहां से लोगों से टाई अप करते हैं, उनके साथ मिलके उनको भी, और क्योंकि उनके लिए भी एक नया काम होता है, नई डिजाइन होती है, उनका अलग स्किल डेवलप होता है। तो जी, बिल्कुल। उनके साथ मिलकर फिर हम नई चीजों को अपने पास यहाँ फरीदाबाद में बुलाकर उनको ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल करते हैं। ये अभी हम mindandbrand.com पे कर रहे हैं। जी, तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, ये जो आपकी अचीवमेंट है तो और बिल्कुल इससे हम जो
स्वदेशी चीजें हैं उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, हम अपना जो कल्चर है उसको भी हम देश भर में, दुनिया भर में जो है वो फैला रहे हैं। निधि जी, इसीलिए जैसे कि अभी आप इस बिजनेस है, ये जो काम है आपका, तो कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान जब तकरीबन पूरी दुनिया जो है वो ठप पड़ गई थी, काम ठप पड़ गए थे, तो उस समय किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या-क्या चैलेंजेस आए और आपने कैसे उनको डील किया? चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। 2020 अप्रैल तो बहुत बड़ा चैलेंज था। वहां से लेके खैर अब तक चैलेंज चल रहा है, क्योंकि अब भी नई चीजें हैं, अभी भी चीजें बदली नहीं है। तो मैं इस माध्यम से लोगों को तब भी कहना चाहूंगी, प्लीज सब अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, प्लीज दूरी बनाकर रखें। ये आपकी आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। अब वापस आते हुए आपने जो कहा, मैं उस पर बात करूंगी, जिसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि कोविड के दौरान आपकी चीजें बहुत मुश्किल रही हैं। बहुत सारे बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल रही हैं। हमारे ऑर्डर्स कम हो गए, क्योंकि जैसे मैंने बोला, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट और हैंडमेड प्रोडक्ट एक लग्जरी आइटम है। कोविड के दौरान लोगों के लिए बहुत जरूरी था कि बस उनको खाना मिल जाए, उनको रोटी सब्जी उनके घर पर आ जाए, क्योंकि डोर डिलीवरी लोगों ने मंगाना चालू किया। तो डोर डिलीवरी के लोगों ने फिर ये सब चीजें कम कर दी। जैसे होम डेकोर प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर साज सजावट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो लोग कम खरीदना पसंद करते हैं। उस समय लोगों को लगता है कि अरे कहाँ से बन के आ रहा होगा, कैसे बन के आ रहा होगा। एसेंशियल चीजें होती हैं, फूड, इसीलिए उनका जो मार्केट था वो खूब आगे बढ़ा। हमको खूब मेहनत करनी पड़ी अपने प्रोडक्ट को और आगे लाने के लिए, और चीजें करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे। हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हमारा बिजनेस भले ही धीमे चले, कछुए की चाल पे चले, पर चलता रहे, क्योंकि अगर हम बंद हुए तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए, उनके साथ भी बहुत मुश्किलें आएंगी। तो छोटी सी चीज है, जैसे हम रिसाइकिल टायर्स का एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जो एक लग्जरी आइटम है, जो एक फर्नीचर आइटम है। तो हमारे हमारे लिए जो लोग कोशिश करते हैं, जो कि हम कोशिश करते हैं कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हम उनको लेकर आए। तो टायर जो लैंडफिल्स में जलते हैं, वो पोल्यूशन करते हैं, तो हम उनको लेते हैं और उनको आगे उनका फर्नीचर बना के सेल आउट करते हैं। तो वो लोग जो एकदम ग्राउंड लेवल पे रैक पिकर्स होते हैं, या फिर अपने दिन दिहाड़ी वाला जो काम कर रहे होते हैं, एक दिन की दिहाड़ी वाला, वो वहां से कलेक्ट करते थे, वो हमको देते थे। पर हमारे लिए मुश्किल ये थी कि या तो हम प्रोडक्ट पूरे एक साथ ले लें, लेकिन हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है। हमारे पास भी पैसे का बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। मॉनेटरी फ्लो का बिजनेस में बहुत अहम रोल होता है। तो कोशिश रही कि हम सब साथ मिलकर चले, जैसे भी चले पर साथ मिलकर चले, ये बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप उनके लिए तब कुछ करेंगे, फिर वो आगे आपके लिए कुछ करेंगे, चेन होती है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। तो छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखें कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका सेल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप अपना मार्केटिंग बढ़ाएं। वो तो आप घर पे रह के भी बना सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो प्रोडक्ट की फोटो खींचते रहते हैं, तो उनका रीच बढ़ता रहता है। तो आप घर पे बैठ के भी अपने फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कभी ना कभी कस्टमर ऑर्डर करेगा। तो मार्केटिंग वाले पोर्शन को हमने बढ़ाने की कोशिश करी कोविड के दौरान। जी, बिल्कुल, अपने आप में बहुत सी चुनौतियाँ थी इस दौरान, हम बहुत सी तकलीफ़ों से गुज़रे भी हैं, पर उसके साथ ही हमने चुनौतियों का सामना करना और बहुत सी नई टेक्नोलॉज़ीज़ जो हैं, वो भी हर किसी ने सीखी हैं, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, घर के अंदर बंद रहते हुए भी। निधि जी, मैं इसके साथ ज़रूर जानना चाहूँगी, आपने ज़िक्र किया था कि आपने एक फ़िल्म डॉक्यूमेंट्री वाला जो कोर्स है वो भी आपने किया है। तो क्या है वो? क्या आपने वो शौक था आपका उस चीज़ का, या आपका कुछ प्रोफ़ेशनली आप उस चीज़ में आगे बढ़ना चाहती हैं, या हम आपको आगे देखेंगे कहीं पर्दे पर? नहीं नहीं, पर्दे पे तो नहीं देखेंगे आप, लेकिन हाँ, पर्दे के पीछे रहकर आप मुझे ज़रूर देख सकते हैं। कहीं पे वो लास्ट में जो क्रेडिट्स आते हैं, उनमें कभी मेरा नाम देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, जिसमें जब मैं मास्टर्स इन सोशल वर्क में थी, तो हम बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किया करते थे अवेयरनेस के लिए। अलग-अलग तरीके के नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि नुक्कड़ नाटक जब होता है, वो सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होता है, जो आप ग्राउंड लेवल पे कम्युनिटीज़ में जुड़ पाते हैं। लेकिन मुझे एक एम्प्टीनेस लगती थी कि
नुक्कड़ नाटक आपने जितनी देर किया उतनी देर तो लोगों ने देखा। पर अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जैसे होता है ना, हम छोटे बच्चे को बोलते हैं बेटा रिविजन करो, बेटा रिविजन करो और पक्का होगा, तुम्हें याद हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता था अब नुक्कड़ नाटक का रिविजन कैसे होगा, इसका कैसे रिविजन कर सकते हैं हम। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग सीखी। ये एक तरीका मुझे मिला कि अगर हम इस चीज को रिकॉर्ड करें और हम अक्सर लोगों को हर थोड़े थोड़े अंतराल में ये चीजें दिखाएं, तो लोगों के अंदर जब तक वो बातें जाएंगी, जिससे अभी हम सुनते हैं, हम किसी को भी फोन करते हैं तो वो हमारे पास कोविड की डिटेल्स आ जाती है कि आप मास्क पहन के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, तो लोगों के दिमाग में बस गई है वो चीज, क्योंकि आपने उसका बिल्कुल। रिविजन कराया। यही कोशिश रही मेरी उस वक्त कि हम रिविजन कराएं। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, मुझे लगा कि इसको डॉक्यूमेंट कैसे किया जाए, कोर्सेज सर्च करें कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग ऐसा था जो मैंने YMCA से किया था, जो दिल्ली में है। वहां पर मैंने रहकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग सीखी। उसमें कुछ कुछ चीजें सब सिखाई जाती है, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करी जाए, रिकॉर्डिंग कैसे करा जाए, कैमरा का हैंडलिंग कैसे किया जाए, तो कुछ कुछ पोर्शन सब सिखाते हैं। बेसिकली आपको किसी भी नुक्कड़ नाटक को या किसी भी डॉक्यूमेंट्री को एंटर करना या उसको स्क्रिप्ट में लिखना, वो सिखाया जाता है। तो ये एक रहा कि मुझे ये सीखना है। फिर मुझे मजा भी आने लगा, क्योंकि हम छोटी छोटी मूवीज बनाते थे, अलग अलग अवेयरनेस पे बनाते थे, कुछ ऐसी एड्स पे बनाते थे, एडवर्टीजमेंट्स बनाते थे, तो मुझे खूब मजा आता था वो करने में। अब हाँ, ये जरूर रहा है, ये चीज मुझे अब हेल्प करती है जब मेरे को प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है अरे मुझे आ गया, तो मुझे पता है मुझे इस प्रोडक्ट की स्टोरी को कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है। तो वो छोटी सी चीज मुझे यहाँ पे हेल्प कर रही है। एनजीओ में जब मैंने काम किया था तब भी मुझे ये हेल्प करता था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में क्या होता था, टेस्टिमोनियल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एनजीओ में जब आप काम करते हैं तो टेस्टिमोनियल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो अगले के लिए एक सीख होते हैं या अगले के लिए एक एग्जाम्पल होते हैं। तो कोई भी नया बच्चा आता था तो वो जब अगले की टेस्टिमोनियल पढ़ता था तो वो सोचता था अच्छा इसकी ऐसी स्थिति थी तब इसने ऐसा अचीव किया, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो डॉक्यूमेंट था, वो टेस्टिमोनियल था, तो मुझे वो चीज वहां पे भी हेल्प करी। तो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि अलग अलग पड़ाव में मुझे लगा कि मुझे ये भी करना चाहिए, तो मैंने ये भी किया। फिर मुझे लगा ये भी करना चाहिए, तो मैंने इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल। तो निधि जी, जब आपकी ये डेली रूटीन आपका जो रहता है, आपकी दिनचर्या रहती है, तो इस सब में जब अपने आप कहीं थक कर अकेली बैठती होंगी, तो किस तरीके से आप कौन सी ऐसी हॉबीज हैं, कौन से ऐसे शौक हैं, या कौन सी ऐसी आपकी पसंद की चीजें हैं जो डी स्ट्रेस करने के लिए आप अपने आप को करना पसंद करती हैं? मुझे बच्चों को पढ़ाना खूब पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ अक्सर, क्योंकि मैंने एनजीओ में काम किया है, तो मैं बहुत सारे बच्चों से जुड़ी हुई हूँ। कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे हैं और हमारे जो कम्युनिटी जो वर्कर्स होते हैं उनके भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, ऐसा नहीं है अगर प्रेस वाला भैया है तो उनके पास भी स्मार्टफोन होगा। सभी के पास आजकल स्मार्टफोन है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनके साथ कनेक्ट करती हूँ। मुझे स्टोरी टेलिंग करना खूब पसंद है, या फिर उनको मैं अगर कुछ सिखा पाऊँ, कुछ छोटी छोटी चीजें सिखा पाऊँ, तो मुझे उसमें भी खूब मजा आता है। एनजीओ में जब मैंने काम किया था तो अभी भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए ग्रुप में, वो मुझे मैसेज भेजते रहते हैं, मैम आज हमने ये किया, मैम आज हमने ये किया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये चीज मैं इनको करा दूंगी तो उनकी ये चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो एक पैशन है, वो एक मजा भी आता है। तो कई बार ऐसा होता है वीकेंड्स में मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे ऐसे टाइम बिता लेती हूँ। जनरली स्ट्रेस फ्री होने के लिए गाना सुनना मुझे खूब पसंद है, और मुझे मंडाला आर्ट करना खूब पसंद है। तो मैं ड्राइंग और इन सब के जरिए अपनी चीजों को आगे बढ़ाती हूँ, आगे करती हूँ। कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बस मजा आना चाहिए। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना एक बेस्ट पार्ट था जो मैंने कोविड के दौरान सीखा। कोविड ने मुझे ये सिखाया कि एक तो सेल्फ वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बारे में नहीं सीखेंगे, जैसे होता है ना, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो मुझे खुद पे ध्यान देना वहां पे उस समय बहुत जरूरत महसूस हुई, और मैंने वो चीज सीखी। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके जो आपको सुकून मिलता है, वो चीज मैंने सीखी, तो मुझे फिर और मजा आने लगा। तो ये 2-3 चीजें स्ट्रेस बस्टर्स हैं जो मैं जरूर करती हूँ, डेफिनेटली करती हूँ। मेरे लिए जरूरी है वो चीज करना। जी, जी। निधि जी, मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा आजकल का समय चल रहा है, या आपने बताया आप एनजीओज़ के साथ भी काम करती हैं, कई सोशल मुद्दे जो हैं वो भी आपके आस-पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपके सामने आते होंगे। तो कोई ऐसा डायनामिक चेंज है, कोई ऐसा परिवर्तन
देखती हैं आप, जो आपको लगता है कि अब ये समय है, इस परिवर्तन को आना चाहिए, ये चेंज अब में, चाहे वो मानसिकता में हो लोगों की या किसी भी तरीके से, कि अब ये परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि विमेन इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज में। मैं हर छोटे स्टेप की बात कर रही हूँ। अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो जैसे अगर आप घर पे कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो आप विमेन को इन्वॉल्व करें इंपॉर्टेंट डिसीजंस में। उसको बताएं नहीं कि हमने ऐसा सोचा है। उससे क्या होगा, आप जब वो करते हैं, वो भले ही एक छोटा सा एक्ट होता है कि आपने कोई बात नहीं, चलो हम साथ मिलकर चले गए, लेकिन बच्चों, जो वो बच्चे देख रहे हैं, जो वो सीख रहे हैं, उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। एक इन्वॉल्वमेंट होता है हर चीज में, हर चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है हर छोटी चीज के लिए बोथ जेंडर्स, जो सोसाइटी के इंपॉर्टेंट जेंडर्स होते हैं हमारे, जैसे एक विमेन है, एक मैन है, ट्रांसजेंडर्स है, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सभी जितने भी जेंडर्स हैं हमारी सोसाइटी में, सबको एक साथ मिलकर किसी भी चीज को करने की बहुत जरूरत है। चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, हर छोटी चीज में हो। आप किचन में काम कर रहे हैं, जरूरी है कि एक हस्बैंड भी काम करे तो एक वाइफ भी काम करे। जरूरी है अगर पापा काम कर रहे हैं तो मम्मी भी काम करे। पापा रूम से नहीं चिल्लाएं कि तुम मेरे लिए पानी ले आओ। पापा अगर खुद जा सकते हैं और पानी लेकर आ सकते हैं। इससे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं और वैल्यू करना सीखते हैं। उनको भी ये समझ आता है, जब वो स्कूल जाते हैं, अपने पीयर ग्रुप से मिलते हैं, तो वो ये सीखते हैं कि नहीं, मुझे किसी पे रौब नहीं जमाना है कि तुम ये काम कर दो, ये तुम ही करोगी। जी। मैं भी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकती हो। तो वो इक्वालिटी वाला जो क्वेश्चन आता है वो वहां आना चालू हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है घर से शुरुआत हो सकती है। जैसे बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर कहते हैं तो वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जी। हर चीज है, आप छोटे छोटे चेंजेस अगर अपनी लाइफ में अपनी फैमिली से चालू करेंगे तो वो आगे सोसाइटी में वो पास ऑन होती रहेगी। आपके बच्चों से बच्चों से बच्चों में आगे बिल्कुल पास ऑन होती है। जी, बिल्कुल। और ये वैल्यूज़ इम्बाइब करना अपने बच्चों में, बिल्कुल ये ज़रूरत है आजकल के समय की। और जहाँ आपको अपने फ़र्ज़, आपको अपने हक चाहिए, वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि हक के साथ-साथ आपको फ़र्ज़ भी ज़रूर मिलेंगे, जो कि आपको पूरे करने होंगे। निधि जी, चलते-चलते आप जो भी बच्चियाँ, जो भी महिलाएँ प्रोग्राम देख रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज तो मैं यही नहीं देना चाहूंगी, मतलब क्योंकि अभी आप सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने अपने क्योंकि हम यहाँ बैठ के सबको नहीं समझ सकते, हम यहाँ बैठ के सबको नहीं जान सकते, क्योंकि सबकी लाइफ स्टोरीज अलग होती है, हर एक इंडिविजुअल अलग है, डिफरेंट है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सभी को, चाहे वो बच्चियां हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, खासकर की महिलाएं और बच्चियां, उनको ये बहुत जरूरी है कि वो 3-4 चीजें अपनी जिंदगी में जरूर इम्बाइब करें, उतारे अपनी जिंदगी में। एक ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये नहीं कि आप पेन पेपर लेकर बैठ के थिंग्स टू डू लिख रहे हो कि मुझे आज क्या क्या करना है। होम मेकर भी बहुत बड़ी होती है, वो एक अनपेड वर्कर है इंडिया की बहुत बड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा काम वो करती हैं। तभी ये कहा जाता है कि शी इज एन अनपेड वर्कर। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारी सोसाइटी की। अच्छा, अगर मैं वापस आऊं तो हर महिला का, यानी हर बच्ची का ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइज से वो ये सीखेगी कि मुझे क्या क्या करना है अपनी लाइफ में, कैसे कैसे करना है, भले ही दिन में क्या करना है। दूसरी चीज है, ऑर्गेनाइज के बाद वो डेडिकेशन सीखें। डेडिकेशन ये कि मैं रोज ऑर्गेनाइज रहना सीखूं, और डेडिकेशन के बाद वो सीखे कमिटमेंट। मुझे अपनी लाइफ से जो चाहिए, जो मैंने ऑर्गेनाइज किया और जिस चीज के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ, आप उसके लिए कमिटेड भी रहो। कभी आपको फेलियर भी मिलेगा। तो फेलियर का, जैसे फेल का भी मैं फुल फॉर्म हमेशा कहती हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट इन फेलिंग इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल की अगर हम पूरी स्पेलिंग बोले तो अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो कोई बात नहीं, आप फिर से कर सकते हैं। तो कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। चीजें आएंगी, हर्डल्स बहुत सारे आएंगे, बट आपका जो गोल है वो आपके लिए है, वो आपका है। अल्टीमेटली जब आप एक इंडिविजुअल, आप खुद के साथ अगर अपना रिश्ता नहीं निभा पाएंगे, तो आप सोसाइटी या सोसाइटी से जुड़े किसी भी लोगों के साथ रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। तो कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। और कमिटमेंट के बाद रीकैप, भूले नहीं, रीकैप। जैसे रिविजन भी मैंने एक वर्ड बीच में यूज किया था, वो इसीलिए यूज किया था कि आपने जो भी चीजें करी, आप रीकैप करो। अगर आप नहीं कर पाए या आपको उस चीज को और बेहतर तरीके से करना है, तो वो जरूर करें। और अपना इम्पोर्टेंस, सेल्फ एस्टीम लाना बहुत जरूरी है, और आपको वो खुद करना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आप दूसरे, आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, तो आप दूसरे को भरोसा नहीं दिला पाएंगे कि तुम मुझ पे भरोसा करो। ये चीज बहुत जरूरी है, सभी को बहुत जरूरी है।
थैंक यू सो मच निधि जी फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। और मैं जरूर चलते चलते जानना चाहूंगी कि हमारे साथ जुड़कर, भारत की बेटी प्रोग्राम के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो चीज़ बातों-बातों में बयान हो जाती है, वो बहुत ईज़ी होती है, लेकिन बातों-बातों में बयान होने वाली चीज़ें जब लोगों तक पहुँचती हैं, तो पता नहीं आप किसको उम्मीद दे दो। उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ होती है, मेरे लिए लाइफ़ में बहुत बड़ी चीज़ है। उम्मीद, क्योंकि उम्मीद पे जैसे कहते हैं ना दुनिया कायम है, तो उम्मीद एक बिल्कुल। ऐसी चीज़ है जो आप बातों-बातों में कह जाते हो। तो भारत की बेटी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म रहा जिसमें मैंने इतनी सारी बातें करी, आपके साथ बहुत सारी बातें करी। मुझे अपनी लाइफ़ का एक रिकैप मिल गया अभी, तो तो निधि जी, मैं बिल्कुल जाते-जाते आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हमारे इस प्रोग्राम भारत की बेटी के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगा। सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। भारत की बेटी की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। और इस ये प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप खूब सारी बातें करते हैं। आपके रीवैल्यूएशन होता है आपकी खुद की लाइफ़ का। अभी जैसे आपसे खूब सारी बातें करके मेरी लाइफ़ का एक रिकैप मेरे पास आ गया। बट देन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम बातों में जो चीज़ें बयान कर जाते हैं, वो बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं। आप बातों-बातों में बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ बयान कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपके साथ बातें करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कब कौन-सी बात किस लोग को किस लेवल तक, वो किस पॉइंट तक पहुँचे और उसको एक उम्मीद दे, तो उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। और लेकिन अगर हमारी ये कन्वर्सेशन, हमारी ये बातें किसी भी बच्ची को, किसी भी महिला को एक छोटी-सी भी उम्मीद देती है, तो मेरा आज का ये कन्वर्सेशन आपके साथ बहुत, बहुत, बहुत सफल रहेगा। जी, बिल्कुल हम भी यही कहेंगे कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपके जो एक्सपीरियंसेस थे वो जानकर। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चियाँ इस प्रोग्राम को देखेंगी, ये जो हमने एक सफ़र देखा, एक छोटे शहर से निकली एक बच्ची का, जो कि शायद बाहर निकलने से भी डरती थी, और उसने ज़िंदगी में आज क्या-क्या आयाम जो है वो उसने हासिल कर लिए हैं। बहुत अच्छा लगा, हमें भी ये देखकर बहुत खुशी हुई। और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ। और बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद भारत की बेटी को, पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक थैंक यू।